A very good morning, good evening, good afternoon. This is Ankita Arora. Let us start with the appointment and remuneration of key managerial personnel. Already have done to some extent. Let us complete it with starting from the starting. Let's say इसको फिर भी start करते हैं. Appointment and the remuneration of key managerial personnel. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई अगर हमें अपॉइंट करना है किसको की मैनेजरियल पर्सनल को तो हु इज द की मैनेजरियल पर्सनल. देन सेकेंड इज व्हाट आर द कंपनीज, वो कौन सी कंपनी होंगी जिनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उन्हें की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट करना है. देन थर्ड रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनका फिर रेम्यूनरेशन डिसाइड कैसे होता है. तो क्लस्टर वन इज की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं. देखो, अगर एक कंपनी है, कंपनी को जरूरी है लॉ का कंप्लायंस करना, कंपनी को बहुत जरूरी है फाइनेंशियल ग्राउंड्स को अच्छे से देखना, स्ट्रांग रखना, कंपनी के लिए जरूरी है डे टू डे एक्टिविटी के साथ स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना. तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं कि एक कंपनी के लिए एक सीएस होना जरूरी है, फाइनेंस के लिए सीएफओ होना जरूरी है, एंड ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए हमको, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर. ये हो गए आपके की मैनेजरियल पर्सनल. अब या फिर वो कोई ऑफिसर जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, डेजिग्नेट किया है कि वो होंगे की मैनेजरियल पर्सनल. तो जो होल टाइम यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयमेंट, ऐसा पर्सन जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेजिग्नेट किया है, दैट ये क्या होगा, की मैनेजरियल पर्सनल. अब बात करते हैं होल टाइम डायरेक्टर जो है क्या एक होना चाहिए, नहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं. तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन होता है की मैनेजरियल पर्सनल. तो एज आई सेड कि की मैनेजरियल पर्सनल आपका सीईओ हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, लॉ के कंप्लायंस के लिए सीएस हो सकता है, फाइनेंस के ग्राउंड के लिए सीएफओ हो सकता है, एज वेल एज ऐसा कोई ऑफिसर जिसे कौन डेजिग्नेट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं कि यू आर द की मैनेजरियल पर्सनल. लेकिन ये जो ऑफिसर है इसकी रैंकिंग डायरेक्टर से एक लेवल नीचे तक की हो सकती है, उससे नीचे की रैंकिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है. तो ये हो गए हमारे की मैनेजरियल पर्सनल. अब जब हम की मैनेजरियल पर्सनल समझने जा रहे हैं तो मुझे ये समझना होगा कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कौन होते हैं. तो हु आर दिस मैनेजिंग डायरेक्टर, हु आर दी मैनेजर. तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे, मैनेजिंग डायरेक्टर, और यहाँ पे मैं साथ में लिख देती हूँ मैनेजर, दोनों को हम एक साथ देखेंगे. कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका मतलब इस पर्सन का कंपलसरी डायरेक्टर होना जरूरी है. तो मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है दिस पर्सन शुड कंपलसरीली बी द डायरेक्टर. पर मैनेजर एक इंडिविजुअल हो सकता है. अब ये इंडिविजुअल कौन होगा, ये इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आपका डायरेक्टर भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल अदर पर्सन भी हो सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे जब हम किसकी बात करते हैं, मैनेजर की, इट डज नॉट नीड, कंपलसरी नहीं होता है कि डायरेक्टर ही होगा, यहाँ पे कोई और पर्सन भी मैनेजर हो सकता है. लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपका डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है. अब सपोज करते हैं हमें क्या करना है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है. ठीक है, हमें क्या करना है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो मैनेजमेंट करे, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं अपॉइंट करना चाहती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, हम चाहते हैं कि इन्हें हम क्या दे, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन देना चाहते हैं. अब देखो भाई, दो चीजें हो सकती हैं. क्या, हमें लगता तो है कि ये जो भाई साहब है जिन्हें हम क्या करना चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट ये है कि क्या सच में ये हमारे कंपनी को ठीक तरह से संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे. मतलब क्वालिफिकेशंस देख के तो सब अच्छा लगता है, जैसे कहते हैं ना डिग्री ही जरूरी नहीं है, डिग्री के साथ अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप उस काम को ढंग से संभाल नहीं पाओगे, तो दैट इज ऑफ नो यूज. तो हम सोच रहे हैं कि अपॉइंट करें डायरेक्टली एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या नहीं.
तो ये समझ लो ये कौन है, एक मिस्टर ए है जिनको हम सोच रहे हैं डायरेक्टली अपॉइंट करना है या नहीं करना। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, ये हमारे पास दूसरी तरफ एक और पर्सन है, ये कौन है, हमारे रतन टाटा। सोच भी नहीं सकते आप इनके लिए कि पहले इनका काम देख लिया जाए फिर इन्हें अपॉइंट करें। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्टली क्या करना चाहेंगे, अपॉइंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले, इन पर्सन को आप जानते नहीं हैं और ये वेरी वेल नोन है कि इनका हमारी कंपनी में आना मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं सक्सेस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके इसे एज अ नॉर्मल डायरेक्टर बना ले। नॉर्मल डायरेक्टर बना के इनका काम वगैरह देख लिया जाए कि कैसे काम करते हैं, उसके बाद लेटर ऑन बोर्ड मीटिंग में इसे क्या किया जा सकता है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे जहाँ रतन टाटा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हमें इन्हें क्या करना है, एज मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गई है, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना है और जनरल मीटिंग में इसकी क्या आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एक ही बार में क्या बन सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये था हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमको समझना होगा मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जरूरी होना चाहिए डायरेक्टर हो। अब मैम डायरेक्टर कौन से, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, एडिशनल, कोई भी किसी भी तरह का, बस डायरेक्टर होना कंपलसरी। मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरविजन में काम करता है। एक भी हो सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मोर देन वन भी हो सकते हैं, पर कोई और पर्सन जो अपॉइंट नहीं हुआ है कंपनी में एज अ डायरेक्टर, ही कैन नॉट बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या सब्सटेंशियल पावर होती है, तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर कंपनी की होगी, डिपार्टमेंट की नहीं। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर आप संभाल रहे हैं तो दैट इज नॉट मैनेजिंग। मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा ओवरऑल कंपनी का होता है। लेकिन सब्सटेंशियल पावर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। सब्सटेंशियल पावर इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। मतलब आप अगर शेयर सर्टिफिकेट साइन करते हो, कॉमन सील अफेक्स करते हो, ड्रॉ या एंडोर्स करते हो चेक, या फिर रजिस्ट्रेशन करते हो किसका, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, तो इन केसेस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये किसी भी तरह से आपकी सब्सटेंशियल पावर नहीं है। यहाँ पे ये जो डायरेक्टर है, इन डायरेक्टर्स को पावर कैसे मिलती है, ये डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, या तो आर्टिकल में जो दिया है स्कोप इनका पावर वो होगी, या एग्रीमेंट में जो डिसाइड होता है, या जनरल मीटिंग या बोर्ड रेजोल्यूशन में जो पावर असाइन की गई है, इनके थ्रू हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपना स्कोप पता चलता है। मैनेजर कौन है, तो इफ आई कंपेयर दिस विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल दैट मीन्स इंडिविजुअल एज इन डायरेक्टर भी हो सकता है, एज वेल एज अदर पर्सन भी हो सकता है। इन्हें भी होल और सब्सटैंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी संभालने होते हैं। ये पर्सन सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ये कंपनी मैनेजर नहीं है। और डिपार्टमेंटल मैनेजर इज नॉट अ की मैनेजरल पर्सन। यहाँ पे चाहे आप मैनेजर की बात करें या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, नाम नहीं काम से मतलब है। क्या सब्सटैंशियल पावर ऑफ द कंपनी, अगर ये क्या कर रहे हैं, सब्सटैंशियल पावर ऑफ द कंपनी इनके हाथ में है, अफेयर्स ये संभालते हैं, तो दैट मीन्स नाम कुछ भी हो, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भले ही अपॉइंट नहीं हुए पर काम यही कर रहे हैं। डायरेक्टर अपॉइंट होना यहाँ जरूरी। ये पर्सन ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहे हैं, भले ही मैनेजर ना बोला जाए, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये मैनेजर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। यहाँ पे मैनेजर के केस में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं हो तब भी वो मैनेजर है। बट यहाँ पे डायरेक्टर के केस में आपको ऐसा लिख के नहीं दिया है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो या ना हो तब भी वो मैनेजर है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जब भी अपॉइंट होता है, जब भी क्या होता है, डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तीन चीजें लगती ही हैं, दैट इज रिजोल्यूशन पास होता ही है, एजम्पशन ऑफ ऑफिस भी होता है,
एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, मतलब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। पर जब आप मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो तो बोला है कि मैनेजर एक इंडिविजुअल आउटसाइडर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है, तो इसीलिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट सब्सटेंशियल पावर ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे अफेयर्स सब्सटेंशियल पावर ऑफ द कंपनी, दोनों ही केस में नाम कुछ भी लिखा हो, ये क्या है, मैनेजर एज वेल एज डायरेक्टर है। अब क्लस्टर टू किस चीज का है कि भाई की मैनेजर पर्सन किन कंपनी को अपॉइंट करना होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी वैलिड, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी इज वैलिड, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सनल इज वैलिड, बट कौन कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना है, तो हु शैल अपॉइंट द की मैनेजर पर्सनल, हर एक लिस्टेड कंपनी को केएमपी अपॉइंट करना होता है, यहाँ शेल लिखा है, यस। और दूसरी पब्लिक कंपनी हु आर नॉट लिस्टेड बट पेड अप शेयर कैपिटल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, तो हमारी पब्लिक कंपनी को तो ये पूरा सेट अपॉइंट करना पड़ेगा, पर प्राइवेट कंपनी सिर्फ होल टाइम सीएस अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा नहीं लगा है ना प्राइवेट कंपनी में, तो सिर्फ हमें एज अ गवर्नमेंट लॉ के कंप्लायंसेस पे क्या देना है, ध्यान देना है। बट जहां पब्लिक कंपनी है, लोगों का पैसा लगा है, वहां पे लॉ के कंप्लायंस के लिए, फाइनेंस के कंप्लायंस के लिए एंड डे टू डे एक्टिविटी स्ट्रेटेजी के लिए हमें या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या मैनेजर चाहिए, और अगर ये नहीं है तो एक होल टाइम डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल चेयरमैन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, या फिर चेयरमैन एज वेल एज सीईओ नहीं हो सकता, मतलब एक साथ दो पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे अपॉइंटमेंट हो या रीअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि चेयरमैन ओवरऑल कंपनी का होता है, जो कंपनी का पूरा गाइडेंस देखता है, और वहीं जब आप बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी क्या कर रहा है, अपना सब्सटेंशियल पावर देख रहा है। तो चेयरपर्सन इज द कैप्टन ऑफ द कंपनी, तो कैप्टन ऑफ द कंपनी यही मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, तो कैसे काम चलेगा, कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी ही मिस्टेक्स क्यों फाइंड आउट करेगा। तो जनरल बोलते हैं, इन जनरल, कि यहाँ पे चेयरपर्सन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर सेम नहीं हो सकते, या चेयरपर्सन और सीईओ सेम नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शन बोलता है अगर आपका आर्टिकल प्रोवाइड करता है और आपका मल्टीपल बिजनेस नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल बिजनेस नहीं है ना, आर्टिकल प्रोवाइड करता है, तो ठीक है, आप एक साथ इसी चेयरपर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर रख सकते हैं। लेकिन ये बात पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती है अगर पेड अप कैपिटल, उनका पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है एंड टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ एंड टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ है, एंड मल्टीपल बिजनेस जो है, इनके मल्टीपल बिजनेस हैं और हर एक बिजनेस का अलग सीईओ है, ऑलरेडी हर एक को अलग अलग क्या दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है। तो यहाँ पे अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या मोर है, टर्नओवर 1000 करोड़ या मोर है, एंड मल्टीपल बिजनेस है आपके और हर बिजनेस का एक सीईओ है, तो इन दैट केस आप एक ही साथ क्या कर सकते हैं, चेयरपर्सन एज वेल एज, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेयरपर्सन एज वेल एज सीईओ एक हो सकते हैं आपके। लेकिन मैम अगर हमारा पेड अप शेयर कैपिटल इससे कम है, तो फिर वही होगा ना, इन्होंने बोला कि जहां पे ये टर्नओवर क्रॉस होगा, ये लिमिट क्रॉस होगी, तब ये वाली चीज नहीं लगेगी। इसका मतलब मैं यूं बोलूं, मैम 50 करोड़ हमारा पेड अप कैपिटल है, टर्नओवर भी समझ लो हमारा कितना है, 500 करोड़, मतलब यहाँ पे अगर मैम हमारा मल्टीपल बिजनेस है, प्लस हमने अलग अलग सीईओ भी अपॉइंट किए हैं, तब क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। अभी भी आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा कि सीईओ एंड चेयरपर्सन या मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन सेम नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसका फिर मैम एक्सेप्शन कैसे जाएगा, क्या आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, और अलाउ करने के साथ क्या एक ही बिजनेस है, नहीं मैम, हमने क्योंकि सीईओ अलग अलग बिजनेस के अपॉइंट किए, मतलब एक ही बिजनेस तो हमारा नहीं है, तो इस तरह से देखा जाना चाहिए। अब
यहाँ पे मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स की बात आती है. सी द ओवरऑल नोट्स हैव बीन मेड कि हमें लॉजिकली पढ़ना है, सेक्शन वाइज नहीं पढ़ना. तो पहले हमने ये समझा की मैनेजर पर्सनल कौन है और कौन कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना है. फिर अपॉइंट करते वक्त आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, वो भी थोड़ी सी बात अब हम समझते हुए चलते हैं. तो यहाँ पे बोला है कि रेस्ट्रिक्शन है किस चीज पे कि आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते. तो बोलता है होल टाइम की मैनेजर पर्सनल क्या नहीं कर सकता. होल टाइम की मैनेजर पर्सनल एक से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता. अरे एक कंपनी को तो पूरी तरह संभाल लो, और होल टाइम हो मतलब पूरे दिन इसी कंपनी में निकल जाता है, तो दूसरी कंपनी में केएमपी मत बनो. हाँ, लेकिन वो अगर आपकी सब्सिडरी है वो बात चल सकती है कि सब्सिडरी में आप बन सकते हो. मैम केएमपी नहीं बन सकते किसी और कंपनी में, पर नॉर्मल डायरेक्टर जरूर बन सकते हैं लिमिट के अंदर, विद इन द लिमिट्स, बोर्ड की परमिशन के साथ. 165 सेक्शन इफ यू रिमेम्बर डायरेक्टर का एप्लीकेबल होगा. फिर यहाँ पे एक चीज बोली, अगर किसी कंपनी में ये पर्सन जो है, एक पर्सन किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर पर्सन किसी कंपनी में क्या है, मैनेजर है, पर्सन किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, या सीएस सीएफओ सीईओ है, ये सब क्या है की मैनेजर पर्सनल की बातें हैं. तो बोलता है अगर कोई पर्सन किसी और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो भी वो किसी दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है. तो ये एक एक्सेप्शन है कि ऑल्दो अ पर्सन इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज केएमपी इन अ कंपनी, बट स्टिल ही कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अनदर कंपनी. तो यहाँ लिखा है लॉ में कि कोई भी पर्सन अगर या तो मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो वो दूसरी कंपनी में सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है. एक टाइम पे आप दो कंपनी में मैनेजर भी नहीं हो सकते हो. तो यहाँ बोला कि अगर ये मैम एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, दूसरी कंपनी में मैनेजर नहीं. मैम ये अब मैनेजर है तो क्या दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, मैनेजर नहीं. लेकिन ऐसा करते वक्त आपको क्या करना होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, एनोमनस बोर्ड रेजोल्यूशन क्या करना होगा, पास करना होगा. सपोज करो आपके यहाँ 15 डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो ऑल द 10 डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट शुड वोट इन फेवर. एक भी अगेंस्ट में गए तो नहीं, एनोमनस बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है. और आप जब ये बोर्ड मीटिंग का नोटिस देंगे, ये स्पेशल नोटिस होगा जिसमें एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग क्या करके रखा होगा, लिख के रखा होगा कि बोर्ड मीटिंग में कौन से एजेंडा हम डिस्कस करने वाले हैं. अब यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे सीएस सीएफओ या सीईओ है ये पर्सन, तो क्या ये दूसरी कंपनी में, तो क्या ये दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर बन सकते हैं. ऑलरेडी सीएस है, सीएफओ है, सीईओ है अदर कंपनी में, तो क्या ये दूसरी कंपनी में जाके मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर बन सकते हैं. बिल्कुल बन सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, बट सिर्फ सब्सिडरी कंपनी में. अब कोई और कंपनी नहीं हो सकती, सिर्फ सब्सिडरी, क्योंकि यहाँ बोला है कि एक केएमपी किसी एक कंपनी में ही होल टाइम केएमपी हो सकता है. दूसरी कंपनी में होगा तब जब वो क्या होगी, कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी होगी, सिर्फ तब ये हो सकता है. ये जो सेक्शन है गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा. जो सेक्शन है दैट इज ये जो है 2034A, ये बोलता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. 2034 बोलता है अगर मैम केएमपी की वैकेंसी आती है तो आप क्या करेंगे, उसे बोर्ड मीटिंग में फिल करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग में से फिलअप करेंगे. कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द वैकेंसी, वैकेंसी से 6 महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग में फिल किया जाना चाहिए. कॉन्ट्रावेंशन कंपनी करती है, 5 लाख तक का फाइन है. और अगर कॉन्ट्रावेंशन आपके केएमपी डायरेक्टर करते हैं तो 50,000 का फाइन, और हर दिन 1,000 रुपीज पर डे फॉर द कंटिन्यूइंग डिफेंस दैट इज मैक्सिमम 5 लाख. अभी तक पढ़ा केएमपी कौन है, केएमपी की जरूरत किन कंपनी को है, फिर
की मैनेजरल पर्सनल में रेस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीपल अपॉइंटमेंट भी दे के रखा है, दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब इसी में की मैनेजरल पर्सनल में आपने समझा था कि सीएस भी होता है, सीएस इज ऑल्सो की मैनेजरल पर्सनल। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कौन कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है, तो सीएस की एक ड्यूटी वगैरह के उससे इसी क्लस्टर में हमने उसको क्या किया है, रखा है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए क्या लिखा हुआ है कि हर एक लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट होगा, और वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, या फिर वो कंपनी जिसका लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है। ओवरऑल आपके कंपनीज एक्ट में जितनी जगह लिमिट दे के रखी है, इट इज वेरी रिकमेंडेड कि एक लिस्ट उन अलग अलग जगह के लिमिट्स की बिल्कुल बनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ बोलते हैं ऐसी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा। ऑडिट रिपोर्ट जो होगी वो अटैच करनी होगी आपको बोर्ड रिपोर्ट के साथ। दैट मीन्स ऑडिट रिपोर्ट अटैच करने से मेरा मतलब है कि आपको ये जो ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करने होंगे क्वालिफिकेशंस एंड एक्सप्लेनेशन दैट हैज बीन गिवन इन ऑडिट रिपोर्ट। पूरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं, जो ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दिए हैं सीएस ने, एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो आपकी बोर्ड रिपोर्ट का क्या बनेंगे, फॉर्म बनेंगे। देन ऑल्सो यू हैव टू अटैच ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड रिपोर्ट। पहले तो एक्सप्लेनेशन, देन एक्सप्लेनेशन के साथ इस पॉइंट में फिर लिखा है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करनी होगी। कंपनी हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी सीएस को हर तरह से। अगर नहीं करती है तो 2 लाख का फाइन है कंपनी एज वेल एज ऑफिसर को। दिस इज एक्स्ट्रा शॉर्ट। ये ओवरऑल आपके कंपनीज एक्ट में जितना भी कैजुअल वैकेंसी जनरेट होती है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या केएमपी, तो कब कैसे फिल होनी चाहिए, तो की मैनेजरल पर्सनल की 6 मंथ्स के अंदर फुलफिल होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर आपके हैं और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आपका मैनेजर है तो आपकी फिर से 6 मंथ्स के अंदर फुलफिल होनी चाहिए। और मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आपका 164(4) है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी 3 मंथ और इमीडिएट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर होता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में क्या कहते हैं 161(4) के लिए, कि अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वैकेंसी अगेन कैजुअल वैकेंसी 161(4) में ही काउंट होगी। और वहां पे हमेशा याद करो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ही फुलफिल करता है। तो अब हमने ओवरऑल क्या देखा, वैकेंसी थोड़ा सा लिंक कर लिया, केएमपी कौन है, किन कंपनी को केएमपी की जरूरत है। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया कि सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में समझा। अब हम आते हैं कि चलो पूरा केएमपी का क्लस्टर समझ में आया, तो अब समझते हैं कि ये केएमपी का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। तो केएमपी का मतलब यहाँ पे क्या है, की मैनेजरल पर्सनल का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है एक ही टाइम पे एक ही कंपनी में, इन अ सेम कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज मैनेजर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। बोलते हैं एक ही कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, एक ही कंपनी में मैनेजर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी हो तो दोनों के पास सब्सटेंशियल पावर है। दोनों के पास क्या सब्सटेंशियल पावर है, तो उसके कारण दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वाई टू हैव 2 पर्सन फॉर द सेम थिंग, एक ही काम के लिए 2 लोगों को रखना ही क्यों है, तो इसलिए नहीं हो सकता। क्या एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं? यस, एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। क्या मैनेजर हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस मैनेजर हो सकते हैं? हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस मैनेजर नहीं हो सकते हैं। यही तो हमने पढ़ा कि एक साथ दोनों नहीं आ सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, होल टाइम प्लस मैनेजर हो सकता है, होल टाइम हो सकता है, लेकिन आपका मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस मैनेजर एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं।
इनको अपॉइंट करने के टाइम इनका टेन्योर क्या होता है, 5 years होता है। रीअपॉइंट किया जा सकता है लेकिन लास्ट ईयर ऑफ टेन्योर, 5 साल खत्म होने वाले तो 5वें साल में आप कभी भी इन्हें रीअपॉइंट कर सकते हैं। क्या ये कितनी बार रीअपॉइंट होंगे ऐसा कुछ है, इनका कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहें इन भाई साहब को या बहन जी को क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जब जब भी रीअपॉइंट करोगे अगेन 5 ही चलेगा, फिर चाहे आप कितने भी टाइम इन्हें कितने भी टर्म के लिए अपॉइंट करें। बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, तो यहाँ पे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पेसिफिकली कभी भी लाइफ टाइम के लिए पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है। लाइफ टाइम के लिए तो आप इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। 169(2) कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी पे ये अप्लाई नहीं होता। 196(3) कहता है जो ऑलरेडी हमने डायरेक्टर के साथ इसकी लिंक अच्छे से की थी, ये वाले सेक्शन को आपको डायरेक्टर चैप्टर के 164 के साथ और 196(3) इन दोनों को ढंग से साथ में लेके पढ़ना होगा, जिसके साथ आपका 167 भी जुड़ जाता है, तब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की आती है। तो बोलते हैं जब हम यहाँ पे देखो भाई केएमपी है कौन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही तो होंगे, सिर्फ मैनेजर को अगर मैं हटा दूं तो बोलता है कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस एंड वेकेशन के बारे में बात करता है कि भाई अगर आप एक केएमपी अपॉइंट कर भी रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, तो सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर पे 164 तो लगेगा ही। कैसे लगेगा, क्योंकि 2 डायरेक्टर होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव और एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपके कितने डायरेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में एंडल्ज्ड है। तो यहाँ पे बोलता है जो सारे सेक्शन नॉन एग्जीक्यूटिव को लगते हैं वो सारे के सारे सेक्शन एग्जीक्यूटिव को भी तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज नॉन एग्जीक्यूटिव प्लस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव पे जो सारी चीजें लगती हैं वो सारी एग्जीक्यूटिव पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे बोलता है कि इसका मतलब 164 में अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो तो 196 देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप डिस्क्वालिफाइड हो। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, एज आपकी 70 या उससे ज्यादा है या इक्वल टू 70 है। तो अगर आपकी एज 70 या मोर देन 70 है तो इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, अपॉइंट ही नहीं हो सकते इन जनरल। तो भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब पूरी तरह से हमारी कंपनी में काम करेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेगा, पूरी तरह से हमारी कंपनी में काम करेगा, और 70 के अबाव एक बार सोचना पड़ता है कि अब पूरा टाइम वो दे पाएंगे। तो बोलते जनरली तो मत अपॉइंट करो, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि आपको इन्हें एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अपॉइंट करना है। यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 70 की एज लिमिट नहीं है, इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव। तो बोलते हैं अगर फिर भी आपको चाहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर इन्हें ही अपॉइंट करना है, तो एक काम करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा कि भाई ऐसा क्या जरूरत है कि इन्हें ही अपॉइंट करना है। मैम आपने तो कहा था मैनेजर कोई भी पर्सन हो सकता है, तो मैनेजर अगर मैनेजर पे ये 196 क्यों लगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टर पे लगता है। वो इसलिए लगा क्योंकि मैनेजर कोई भी पर्सन डायरेक्टर भी हो सकता है एंड अदर देन डायरेक्टर भी हो सकता है, तो डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में तो 196 लगना ही है ना। तो बोलता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और साथ साथ 70 की उम्र के बाद अगर आपको अपॉइंट करना है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना होगा, वाई ही शी टू बी अपॉइंटेड, क्यों इन्हें अपॉइंट करना है। सपोज मैम स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, बट हाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ऐसा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लो अगर आप शेड्यूल 5 को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो। अब शेड्यूल 5 क्या है दैट वी विल सी। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ तो एक नॉर्मल डायरेक्टर भी अगर ये अपॉइंट होता तो भी ये रेजोल्यूशन फेल हो गया था, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए तो ये सोचो ही मत कि अगर ऑर्डिनरी फेल हो गया तो इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। फिर अगर डिस्चार्ज किया है अदर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कभी तो ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हुए हैं और आज ये सॉल्वेंट हो चुके हैं। देखो
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो अगर इंसॉल्वेंसी से सॉल्वेंट हुए हो, पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप लाइफ टाइम नहीं बन सकते। तो कोई भी पर्सन जो डिस्चार्ज है और साथ में कभी भी अगर इंसॉल्वेंट हुआ था तो वो लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। देन कभी भी आपने अपने क्रेडिटर्स के पेमेंट को सस्पेंड किया है या फिर कंपोजिशन विद देम, उनका क्या किया है, कंपोजिशन विद देम मतलब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किया है, तो इस केस में आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। मैम एक चीज याद आ रही है क्या, DDD ये क्या है, 164 सबसेक्शन 2 में लिखा है कोई भी कंपनी अगर 1 साल तक डिपॉजिट का इंटरेस्ट, डिविडेंड या डिवेंचर रिडीम नहीं करती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां पे कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। तो सपोज करो हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया हमारे किसको, क्रेडिटर्स को, किस पे, डिपॉजिट पे, तो यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो गया तो सब डिस्क्वालीफाई, 5 साल बाद वो क्वालिफाई होंगे, तो इसका मतलब वो कभी भी हमारे एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 5 साल बाद बन पाएंगे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड किया है, आप दे ही नहीं रहे हो तो। डिफॉल्ट क्लियर होने के बाद दे रहे हो चल जाएगा, बट यहाँ तो सस्पेंड है, नहीं दे रहे हो। देन कभी भी आपने कोई ऑफेंस किया है जिसके कारण आपको 6 महीने से ज्यादा जेल जाना पड़े, चाहे वो फॉरेन कोर्ट ने आपको जेल दी हो या इंडियन कोर्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है। देन 169(4) बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ये नहीं है। तो यहाँ बोलता है किसी भी डायरेक्टर को अगर आपको अपॉइंट करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट के, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन 197 एंड शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशन भी शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग, और इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। उसके बाद मेंबर्स जनरल मीटिंग में, मैम वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि यहाँ पूरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात चल रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। देन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अगर शेड्यूल 5 आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो। मैम अगर हम शेड्यूल 5 फॉलो नहीं कर पाए तो कब तक लेना है ये अप्रूवल, विद इन 90 डेज आपको क्या करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है, अब जैसे ही अप्रूवल आया, जैसे ही अपॉइंट करते हो होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, आपको रजिस्ट्रार को भी क्या करना होगा, ये बताना होगा कि इनको हमने अपॉइंट किया, यहाँ पे 60 डेज में रजिस्ट्रार को बताओ, 90 डेज में आपको परमिशन लेनी होगी। मैम इसे अपॉइंट किया, अपॉइंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 90 डेज के अंदर किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हैं। अब ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे रह के ये भाई साहब काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया इन्हें अपॉइंट नहीं करना है, तो इनके यहाँ तक के किए हुए एक्ट बिल्कुल वैलिड ही माने जाते हैं। देन एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजरियल पर्सनल, यहाँ पे आ गया आपका शेड्यूल 5। अब कुछ चीजें आपको शेड्यूल 5 की भी देखनी होगी अगर आप इनको एज ए मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना चाहते हो। जनरली तो 196 देखना है, 196(3), उसके साथ अब शेड्यूल 5 भी आपको देखना होगा। शेड्यूल 5 क्या बोलता है, कभी भी ये पर्सन को जेल नहीं होनी चाहिए या फिर फाइन ग्रेटर देन 1000 नहीं होना चाहिए। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट जो 19 एक्ट आपको बुक में एक बार देखना होगा, देख के रखे हैं, जिसमें पामला है, जिसके अंदर आपका फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, सेबी है, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, 90 एक्ट। अगर इन 90 एक्ट में कभी भी 1000 के ऊपर फाइन लगी या फिर जेल हुआ है तो भाई आप क्या नहीं बन सकते, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5 आप मैनेजर पर्सनल नहीं हो सकते, लेकिन अगर कंप्लाइंस नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। मैम जेल हुई, कंपाउंडिंग करवा दी, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग को क्या फाइन माना जाएगा, कंपाउंडिंग फाइन नहीं होता है। लेकिन अगर आप यही चीज रिपीट करोगे तो तब आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलती और आप जेल जाओगे, तो इसका मतलब इसके बाद आप क्वालिफाई नहीं रहते हो। कभी भी पर्सन का डिटेंशन हुआ है कॉफी पोसा में,
तब भी इवन फॉर अ डे अगर उसका डिटेंशन कॉफी पोसा में हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो, अगर वो बोलता है तो आप अपॉइंट करो। मैम एज 21 से कम है, 21 से कम आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते, एंड 18 से कम आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते। 18 से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्या एक्ट में लिखा है? नहीं, पर दिन नहीं मिलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर नहीं हो सकते, और कॉन्ट्रैक्ट तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में होता ही है। तो 21 से कम पे आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, और 18 से कम पे नॉन एग्जीक्यूटिव। मैम एज मोर देन 70 होगी तो वही स्पेशल रिजोल्यूशन, और अगर शेड्यूल 5 कंप्लाई नहीं हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल। जिसे भी अपॉइंट कर रहे हो रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंट कैसे देखते हैं, जिस दिन आप उसे अपॉइंट करना चाहते थे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले 12 महीने, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के 12 महीने कंटिन्यूअस क्या 12 मंथ आपको क्या करना होगा, इंडिया में रहना होगा कंटिन्यूस 12 महीने। अगर आप सपोज करो आज क्या डेट है 18 को अगर आप क्या होना चाहते हो, अपॉइंट होना चाहते हो, तो 18 से पहले 12 महीने तक आपका क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव स्टे इन इंडिया होना चाहिए। या फिर आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पस के लिए आए हो, या फिर आपका क्या है इंडिया में आना क्यों हुआ है, अपॉइंटमेंट बिजनेस पर्पस के लिए। तो यहाँ तक हमने अभी अपॉइंटमेंट के बारे में देखा, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डन विद द प्रोसीजर कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन 90 दिन के अंदर लेनी होती है। लेकिन ये परमिशन से पहले जो आप एप्लीकेशन दोगे कि हमें परमिट कर दो क्या इस पर्सन को अपॉइंट करें, उससे पहले एक स्पेशल आपको क्या करना होगा, एक नोटिस है अपने सारे मेंबर्स को देना होगा, बताते हुए कि इस तरह की एप्लीकेशन हम दे रहे हैं। साथ साथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड लोकल न्यूज़पेपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आरओ आपका लोकेटेड है उसमें एडवर्टीजमेंट जाना चाहिए। दैट मीन्स उसमें ये छप जाना चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए कि इस फलाना पर्सन को अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने जा रहे हैं। फिर इस फॉर्म के साथ आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिकेशन और साथ साथ ये दोनों चीजें MR2 देनी होगी, तब जाके आपको क्या मिलता है, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट की आपकी पूरी प्रोसीजर खत्म होती है। तो हमने KMP कौन है समझा, कौन सी कंपनी को KMP अपॉइंट करना है ये समझा, फिर उसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिट समझा, फिर अपॉइंटमेंट भी कर लिया, एंड मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स का रेस्ट्रिक्शन भी समझा। नाउ वी आर कि इन्हें अपॉइंट करने के बाद हमें क्या करना होता है, रेम्युनरेशन डिसाइड करना होता है। तो ये रेम्युनरेशन क्या होगा, कैसे होगा, अब उसके ऊपर हम चलते हैं। सो नाउ इट इज अबाउट रेम्युनरेशन। अब हमको क्या डिसाइड करना है, रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल कैसे डिसाइड होता है, एक तो आपका शेड्यूल नंबर 5 का पार्ट 2 है, वो आपको बताएगा रेम्युनरेशन के बारे में, एज वेल एज साथ साथ में आपको कुछ जगह पे सेक्शन नंबर 197 भी देखना ही होगा। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 का पार्ट नंबर 2, शेड्यूल 5 का पार्ट नंबर 2 जिसका एक सेक्शन 1 है एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 बोलता है अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो 197 सेक्शन जैसा बोलता है उस लिमिट में आपको क्या करना होगा, रेम्युनरेशन पे करना होगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है तो आपको सेक्शन शेड्यूल नंबर 5 का पार्ट 2 सेक्शन 2 बोलता है आइटम ए एंड आइटम ए और आइटम बी कुछ चीजों को देखते हुए चलना होगा। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। रेम्युनरेशन पे करना है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 5 सेक्शन 197 एप्लीकेबल होते हैं। 197 होता है जब आपके पास क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तब तो बोलते हैं कि 197 के अकॉर्डिंग आप चीजों को देखो, ऐसा खुद शेड्यूल नंबर 5 ने बोल के रखा है। देन शेड्यूल नंबर 5 ही बोलता है कि प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो पहले आते हैं हम कि पार्ट 2 ये है, तो मैम पार्ट 1 क्या है। तो ऑलरेडी वी हैव जस्ट डन द पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या था आपका, तो पार्ट नंबर 1 ये था आपका एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट। 196 सबसेक्शन 3 आपको डिस्क्वालिफिकेशन बताता है, वहीं पार्ट 1 आपको एलिजिबिलिटी बताता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन फर्स्ट ऑन 197, फिर हम इसको कवर अप करेंगे।
197 में लिखा क्या है? तो 197 is about overall maximum managerial remuneration in case of absence or inadequate profit. तो बोलता है ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या होगा? आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास प्रॉफिट है तब भी, और अगर देखो प्रॉफिट होगा तब भी 197 है, प्रॉफिट नहीं होगा तब भी आप ओवरऑल मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो ये बता रहा है कि देखो भाई ओवरऑल अगर आपको मैक्सिमम पे करना है तो आप कितना पे कर सकते हो। तो बोलता है देखो ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बोलता है यहाँ पे ये ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो बता रहे हैं कि भाई आपको ओवरऑल इन जनरल कितना पे करना चाहिए, ओवरऑल इन जनरल आपको कितना पे करना चाहिए जब आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो बोलता है कि हर एक परसेंट हम नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 198 में आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उस नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो बोलता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, मैक्सिमम 11% उन्हें पे करना होगा जिसमें सिटिंग फीस एक्सक्लूड की जाती है। आप चाहे तो 11% के ऊपर बिल्कुल पे कर सकते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन लगेगा, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको चाहिए। ये जो भी आप रेम्यूनरेशन पे करने वाले हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे करेंगे तो कोई भी एक है, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर हो, टू एनीवन, तो आप मैक्सिमम 5% क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। लेकिन मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर है, मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इस केस में बोलता है मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना पे करेंगे आप, 10%। फिर यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बोला है कि आप किसी डायरेक्टर को पे कर रहे हैं और ये जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ये होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, एंड कंपनी के पास होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर नहीं है। ये जो होल टाइम, देखो ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और हमारी कंपनी के पास भी मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर वगैरह नहीं है, तो बोलता है मैक्सिमम 3% ही पे करो। लेकिन अगर कंपनी के पास होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर है तो 1% पे करो, क्योंकि बाकी काम तो ये देख ही ले रहे हैं, बाकी का काम जब ये देख चुके, ये थोड़ा बहुत काम देख रहे तो 1% दो, अदरवाइज कितना दो इनको, 3%। ये सारी की सारी चीजें एक्सक्लूजिंग ऑफ सिटिंग फीस होती है। और सिटिंग फीस में सिर्फ यही क्यों है, क्योंकि ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और यहाँ बोल के रखा है भाई ये नहीं है, ये नॉर्मल डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव। इफ वांट टू गिव एक्सेस, अगर आप क्या करना चाहते हो, इससे ज्यादा देना चाहते हो, किससे ज्यादा, ओवरऑल 11% से ज्यादा देना है, तब जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लेकिन अगर आप 5% हो गया, 1% हो गया, 3% हो गया, इससे ज्यादा दे रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। पर एक कंडीशन याद रखना कि आपको बैंक, पीएफआई, इन लोगों से, क्या डिबेंचर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने कभी भी इनको पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, भाई इनको दे नहीं रहे हो, इधर से आप क्या कर रहे हो, रेम्यूनरेशन अपनी डायरेक्टर्स को ज्यादा दे रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले भी तुम्हें इनसे अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। फिर बोलते हैं जहां पे कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ पे रेमुनरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो बोलता है कंपनी शेल नॉट पे रेमुनरेशन। जनरली तो कंपनी रेमुनरेशन पे ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी को नहीं भैया हमको तो रेमुनरेशन पे करना है, तब आपको शेड्यूल 5 का कंप्लायंस देखना पड़ेगा। तो 197 तो तब लगेगा जब प्रॉफिट है, तब भी लगेगा 197, तब भी लगेगा जब प्रॉफिट नहीं है। रेमुनरेशन आप देना चाहते हो तो एक बार 197 देखो, क्योंकि 197 ने बोला है कि अगर प्रॉफिट वगैरह नहीं है तब जाके शेड्यूल 5 देखो, तो रूट तो यही देता है शेड्यूल 5 की। तो अब चलते हैं शेड्यूल 5 की तरफ।
बोलता है यहाँ पे शेड्यूल 5 में ए एंड बी करके कुछ चीजें दी हुई हैं, तो आपको ए को भी फुलफिल करना है एज वेल एज बी को भी फुलफिल करना है, दोनों चीजों को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले वो बोलता है कि आप प्रॉफिट नहीं है फिर भी अगर रेम्यूनरेशन देना चाहते हो तो उन लोगों को दो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, मतलब प्रोफेशनल है, उनके बिना काम नहीं चल सकता, तो उन्हें रेम्यूनरेशन दो। नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन कैपिटल, इनका हमारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर 0.5% का ये होल्डिंग रखते भी है तो इट्स इररेलेवेंट, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। देन कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेशन विद द डायरेक्टर प्रमोटर, डायरेक्टर प्रमोटर से कहीं भी ये क्या है, लिंक्ड नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर प्रमोटर कंपनी का हो, होल्डिंग का हो या सब्सिडरी का हो, किसी भी समय प्रीवियस 2 years में, और ग्रेजुएशन की प्रॉपर डिग्री। मतलब ऐसे को दो जो कहीं भी रिलेटिव नहीं है, रिलेटेड नहीं है मतलब आप सही जगह पे पैसा दे रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन आपका पैसा नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ये पर्सन जो है प्रोफेशनल कैपेसिटी का, मतलब हमें पता हो कि हमारी कंपनी के लिए ये नीडेड है, ये क्या है, हमारी कंपनी के लिए जरूरी है। तो बोलता है प्रोफेशनल कैपेसिटी, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो, 0.5%। ठीक है, हैवी इंटरेस्ट तो 0.5% तक चल जाता है। फिर बी में क्या देखना होगा, तो बोलता है कि बी बोलता है कि रेम्यूनरेशन आप इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे पे करेंगे। रेम्यूनरेशन आप इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे पे करेंगे। अब इफेक्टिव कैपिटल मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी, प्रेफरेंस, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब चीजें ऐड करके आपको इफेक्टिव कैपिटल मिलेगा। दैट इज सिक्योर पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका फ्री रिजर्व नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम वो आएगा। मैम पेड अप कैपिटल में क्या एडवांस मनी आएगी या फिर वो जो एप्लीकेशन मनी आएगी, एप्लीकेशन वारंट मनी ये सब नहीं आता, पेड अप कैपिटल आएगा बस। लॉन्ग टर्म लोन मतलब जो मोर देन 1 year है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट मोर देन 1 year, लॉन्ग टर्म डिबेंचर आएगा। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट लिया है आपने तो इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हटा दो। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तब आपको इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करना, उनका काम ही वही है। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इन सब चीजों को ऐड करके आपको मिलेगी क्या, इफेक्टिव कैपिटल। अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है, आप 60 लाख तक का क्या कर सकते हो, पर एनम क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो रेम्यूनरेशन। 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़ 84 हो गया, 100 करोड़ बट लेस देन 250 करोड़ 120 लाख हो गया, एंड 250 करोड़ एंड अबाउ तो 120 तो यहाँ तक का हो गया, प्लस 0.1% ऑफ इक्विटी कैपिटल अबाउट 250 करोड़। ओके, सेम यहाँ पे अगर ये इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो लिमिट ये हो जाएगी। बोलते हैं जनरल मीटिंग में क्या होगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है अपॉइंटमेंट के लिए, रेम्यूनरेशन भी अप्रूव होना चाहिए रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए। मतलब यहाँ पे भी भाई वही चीज तो बोल रहा है शेड्यूल 5 की, प्रॉफिट अगर नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो डिफॉल्ट यहाँ पे मत करना, और आपको परमिशन आपके रेम्यूनरेशन कमेटी से भी लगेगी। लेकिन इस लिमिट से अगर आगे जाना चाहते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज योर 197, और 197 का ऑटोमेटिक लिंकेज हमारा किस पे जाता है, शेड्यूल नंबर 5 पे। तो बोलता है ओवरऑल 11%, इससे ऊपर देना है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। देन अगर कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है, ओवरऑल 5, इनको 5% दो। नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, बहुत एक से ज्यादा है 10% दो। नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग नहीं है, होल टाइम नहीं है, और वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है भी नहीं, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो इसको 3% दो, अदरवाइज 1%। देन बोलते हैं 11% से ऊपर निकलने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, लेकिन 513% से ऊपर निकलने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन। प्रॉफिट नहीं है ऐसे तो बोलते मत दो, लेकिन देना चाहते हो तो फिर यहाँ बोला शेड्यूल 5 दो, और ये तुम्हारा शेड्यूल 5 ही है। ये ओवरऑल क्या है, शेड्यूल 5 ही है, जिसमें इफेक्टिव कैपिटल, जिसमें बोला प्रोफेशनल कैपेसिटी चाहिए, डिग्री चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, होल्डिंग नहीं होना चाहिए, और होल्डिंग 0.5% की चलती है कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी में। अब कई बार क्या होगा,
यहाँ पे लिंक है तो बता देती हूँ कि डायरेक्टर को ज्यादा एक्सेस ऑफ लिमिट बोलता है, डायरेक्टर ड्रॉ और रिसीव रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ लिमिट, लिमिट से ज्यादा मिल गया है या फिर अप्रूवल नहीं है। हमने बोला लिमिट से ज्यादा दे रहे हो अप्रूवल ले लो, या फिर जो लिमिट है उससे ज्यादा दे दिया है तो बोलता है उसे कंपनी को रिफंड करना होगा। और कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि ये रिकवरी को वेव ऑफ कर दे कि रहने दो, तो उसे रिफंड करना होगा कंपनी को ये एडिशनल रेम्यूनरेशन या विदाउट अप्रूवल जो रेम्यूनरेशन मिला है। रिफंड का टाइम है विद इन 2 years और द लेसर टाइम अलाउड बाय द कंपनी, और कंपनी ने जो ये टाइम अलाउ किया तब तक वो एज ए ट्रस्टी ऑफ द कंपनी उस पैसे को संभाल के रखेगा। फिर बोलता है कि कंपनी शेल नॉट वेव, कंपनी बिल्कुल भी वेव नहीं कर सकती है रिकवरी, लेकिन अगर कंपनी करना चाहे तो पहले बैंक से पूछ लो, स्पेशल रिजोल्यूशन आपको फिर क्या करना होगा, पास करना होगा। तो जैसे ही वो रिफंडेबल होता है, रिफंड होने से 2 साल के अंदर या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, बैंक से परमिशन लो, चलेगा। लेकिन अगर नहीं लेते तो 2 साल के अंदर या लेसर टाइम अलाउड बाय द कंपनी, उसे क्या करना पड़ेगा, वो पैसा वापस देना पड़ेगा। डायरेक्टर की सिटिंग फीस मैक्सिमम 1 लाख होती है। अब चाहे आप 1% कुछ भी बोलो, ये सारी चीजें क्या होती है आपके सिटिंग फीस में इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को जो फीस मिल रही है इट शुड नॉट बी लेस देन और शुड नॉट बी लेस देन फीस टू अदर्स, ये हम ऑलरेडी डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये रेम्यूनरेशन पे मंथली बेसिस पे हो सकता है, एक परसेंटेज वाइज, या दोनों ही तरीके से ये रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। अब ये जो रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो, इस रेम्यूनरेशन का क्या जाता है, डिस्क्लोजर जाता है, ये अब आपको ध्यान रखना है। और ये डिस्क्लोजर कहाँ जाएगा, तो ये रेम्यूनरेशन का डिस्क्लोजर आपके बोर्ड रिपोर्ट में जाता है। वॉट एवर रेम्यूनरेशन यू आर पेइंग, ये पूरा की पूरा रेम्यूनरेशन का डिस्क्लोजर कहाँ जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट में जाता है। हर लिस्टेड कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिख के देनी होगी, जैसे remuneration of each director divided by median employee remuneration, remuneration of each director, हर डायरेक्टर का जो remuneration है डिवाइड बाय द मीडियन ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। अब ये क्या होता है मीडियन ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, तो मीडियन निकालना वी ऑलरेडी नो कि मीडियन कैसे निकलता है। सपोज करो ये एम्प्लॉय है, इसकी 10 लाख रेम्यूनरेशन है, इसकी 8 है, इसकी 12 है, इसकी 14 है, इसकी 17 है। तो व्हाट वुड यू कंसिडर एज द मीडियन ओवर हेयर, ये रहा आपका मीडियन, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पे बोलता है कि ये मीडियन हो गया, पर मैं बोलूंगी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब भी आपको मीडियन निकालना होता है आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, या तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना होगा, डेटा को अरेंज करना होगा। तो पहले डेटा को हम एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या आया, 12, ये मीडियन है। बट कभी ऐसा होगा कि मिड नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ 9, 10, 12 एंड 14 है बस, तो बोलते हैं इन दोनों के एवरेज निकालना है। 10 + 12 डिवाइड बाय 2, इनका जो एवरेज है वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वैसे ही डिस्क्लोजर करना है, रेम्यूनरेशन ईच डायरेक्टर डिवाइड बाय द मीडियन पर एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन। देन आपको परमानेंट एम्प्लॉय का नंबर ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय, पेरोल में कितने ऐसे लोग हैं जो परमानेंट है, एफर्मेशन देना है देन दैट द पॉलिसी ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी फॉलोड। एफर्मेशन किसका देना है, एफर्मेशन देना है कि हाँ भैया रेम्यूनरेशन पॉलिसी कंपनी की फॉलो की जाती है। टॉप 10 एम्प्लॉय के लिए बताना है, उनके बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन पे टॉप 10 एम्प्लॉय के बारे में बताओ, हर एक का नाम जानना है, मतलब देना है। तो बोलते हैं कि टॉप 10 एम्प्लॉय बेस्ड ऑन रेम्यूनरेशन जो भी होंगे उनके नाम वगैरह देने होंगे। तो क्या क्या देना होगा, सबसे पहले नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु वाज इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1.02 करोड़। अगर उसको रेम्यूनरेशन 1.02 करोड़ 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मिलता है या उतना मिलता है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, जो था भी तो बोलता है कि 1 करोड़ 2 लाख से ऊपर या इक्वल टू का रेम्यूनरेशन मिलता है, या फिर रेम्यूनरेशन जो है उससे पर मंथ 8.5 लाख या उससे ज्यादा मिल रहा है,
फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन इन दैट फाइनेंशियल ईयर दैट एक्सीड द रेम्यूनरेशन ड्रॉन। अब वो रेम्यूनरेशन ले रहा है, ठीक है, कितना रेम्यूनरेशन ले रहा है, इन एक्सेस ऑफ मैनेजिंग होल टाइम या मैनेजर, मैनेजिंग होल टाइम या मैनेजर से ज्यादा का क्या मिल रहा है उसको, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर दैट एक्सीड्स द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल दिस पर्सन, और उसके पास शेयर होल्डिंग 2% या उसके ज्यादा की भी है, चाहे ये शेयर होल्डिंग उसकी खुद की हो, स्पाउस हो या चिल्ड्रन हो। तो यहाँ पे अगर 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखता है तो ये टॉप 10 एम्प्लॉय के बारे में ये सारी डिटेल देनी है। 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा का रेम्यूनरेशन, पर मंथ 8.5 लाख, एंड अगर 2% से या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, एज वेल एज होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। फिर इसके बाद और क्या लिखना है, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज रेम्यूनरेशन का। हर एक डायरेक्टर, ईच डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, मैनेजर इन फाइनेंशियल ईयर, हर एक जो डायरेक्टर है उसको, सीईओ सीएफओ को कितना परसेंट इंक्रीज होकर रेम्यूनरेशन मिला है। एम्प्लॉय का मीडियन रेम्यूनरेशन क्या होगा, एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज, एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड इन सैलरी, कितनी सैलरी इंक्रीज की है, तो वो एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी में आपने कितना इंक्रीमेंट किया उसको परसेंटेज बेसिस पे बताओ, एवरेज परसेंट बेसिस, that is not equal to KMP in last financial year and its comparison with the percentage increase in remuneration of KMP. KMP का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ और इन एम्प्लॉइज का कितना परसेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसका कंपैरिजन, और वो एवरेज परसेंटाइल का आपको पूरा डिस्क्लोजर देना है। फिर एक चीज 197(13) बोलता है कि कई बार नेग्लिजेंस किससे हो सकता है, डायरेक्टर से। तो अगर डायरेक्टर से कोई नेग्लिजेंस होता है या फिर डिफॉल्ट होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, उसके कारण कंपनी को क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। तो उन लॉसेस से बचाने के लिए कंपनी को उन लॉस से बचाने के लिए क्या करना होगा, अगर ये लोग क्या करेंगे, ये लेते हैं एक इंश्योरेंस, दैट इज इंडेमनिटी इंश्योरेंस। कभी ऐसा हुआ नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट या फिर ब्रीच हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, सीएस से, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इन जनरल तो ये मैनेजर रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, इसका प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, बट दिस प्रीमियम इज नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर उन्होंने फ्रॉड कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, नेग्लिजेंस किया, तो ऐसे केस में माना जाएगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में ये इंक्लूडेड था। देन आगे बोलते हैं और कि ये जो होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये अपनी कंपनी से अगर कमीशन ले रहे तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी से भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बस बोर्ड रिपोर्ट में ये चीज लिखना होगा। कोई कंट्रावेंशन होता है तो 5 लाख एंड 1 लाख तक की पेनल्टी है। ऑडिटर की रिपोर्ट में ये जरूर से होना चाहिए कि रेम्यूनरेशन 197 के अकॉर्डिंग गया या फिर उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं। सिंपल है। अभी तक हमने जो 197 में देखा कि ओवरऑल रेम्यूनरेशन कितना पे होना चाहिए, इंडिविजुअली कितना पे होना चाहिए, ओवरऑल को बढ़ाना है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ओवरऑल नहीं, इंडिविजुअली 1%, 3%, 5% बढ़ाना है, स्पेशल रिजोल्यूशन। आपके पास अगर प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो शेड्यूल 5 के ए एंड बी पे जाओ। ए एंड बी, ऐसा नहीं कि ए वही लिखना है बी वही लिखना है, इंटरचेंजेबल है। ए बोलता है प्रोफेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, इसके पास डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, 0.5% की होल्डिंग, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी में चलेगी, और प्रमोटर वगैरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करो, जिसमें शेयर कैपिटल प्लस की, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस किया, फ्री रिजर्व था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, आपके लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर वगैरह थे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड करो, इससे इफेक्टिव कैपिटल मिलेगी, और वो लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आप कितना फाइनेंशियल ईयर में पे कर सकते हो। देन उतना करने के बाद हमने क्या देखा, इंडेमनिटी इंश्योरेंस, एज वेल एज यहाँ पे क्या देखा कि क्या क्या बोर्ड रिपोर्ट में इनको डिस्क्लोजर करना होता है।
तो एम्प्लॉइज के कंपैरिजन के साथ सारी चीजें बतानी। अब निधि कंपनी देखा जाए तो इसे एग्जेम्पशन कहना गलत होता है, मॉडिफिकेशन कहा जा सकता है कि एक निधि कंपनी अगर इससे ज्यादा मैनेजरल रेम्युनरेशन देना चाहती है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन इज अ बेटर वर्ड इंस्टेड ऑफ एग्जेम्पशन। तो बोलते हैं निधि कंपनी अगर मैनेजरल रेम्युनरेशन 135-10% से ज्यादा देना चाहती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी। रेम्युनरेशन टू द डायरेक्टर्स, नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। रेम्युनरेशन किसको जाएगा? डायरेक्टर्स को जाएगा। रेम्युनरेशन ये जो डायरेक्टर्स को जाएगा, लेकिन ये मैनेजिंग होल टाइम या मैनेजर नहीं है, बट उन्होंने स्पेशल सर्विस हमारी निधि कंपनी को दी है एज पर एओए, तो आप मंथली भी पे कर सकते हो। तो बोलता है देखो भाई आपको इससे ज्यादा देना है, स्पेशल रिजोल्यूशन लो। और ये लोग नहीं है, कोई और है जो स्पेशल सर्विस आपको देता है निधि कंपनी को, तो मंथली बेसिस पे भी पेमेंट कर सकते हो अगर आर्टिकल अलाउ करता है तो। बोलते हैं ये जो भी रेम्युनरेशन दे रहे हो आपको इसके लिए क्या लेना होगा? अप्रूवल जनरल मीटिंग में, सेक्शन 197 फॉलो करना पड़ेगा। दिस रेम्युनरेशन नॉट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट टू होल टाइम डायरेक्टर, नॉट टू मैनेजर फॉर स्पेशल सर्विस प्रोवाइडेड टू निधि कंपनी could be paid on monthly basis for this approval in general meeting and 197 needed। अगर कोई भी अप्रूवल नहीं मिला और ये पर्सन क्या है, वही मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह नहीं है जिसको आप रेम्युनरेशन पे कर रहे हो, तो बोलते हैं अगर रेम्युनरेशन इतना पे कर रहे हो ना, 10% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ निधि कंपनी और 15 लाख, 10% ऑफ प्रॉफिट ऑफ निधि कंपनी और 15 लाख विच एवर इज लेस। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि आप अगर ऐसे सारे डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन पे करते हो, बस स्पेशल रेजोल्यूशन भी है तो चल जाएगा, बट लिमिट इतनी होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट का 10% या उससे कम, या 15 लाख विच एवर इज लेस। तो इतना अगर होगा तो चल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, रेम्युनरेशन आप पे कर सकते हो सारे डायरेक्टर्स को, बट दिस कंडीशन टू बी फॉलोड। तो दैट इज अगेन 197। अब 197 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 198 का नेट आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 198 197 में यूज होगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन कहाँ दिया है, 198 के अंदर देख के रखा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 198 का कैलकुलेशन। तो एज डिस्कस्ड कि जैसे हमारा 197 डिपेंड करता है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तो 197 बोलता है कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट हमको देना है, रेम्युनरेशन हमको इतना परसेंट देना है, तो भाई वो परसेंटेज इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कहाँ दिया है, सेक्शन नंबर 198 नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन देता है। अब यहाँ पे या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट या तो आपको क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। When gross profit is given, you have to move to net profit। इसका मतलब इसमें कुछ चीजों को आपको अलाउ करना है एज एन एक्सपेंस एंड डिसअलाउ एंड कुछ इनकम को ऐड करना है। मतलब नॉर्मल जो कैलकुलेशन सीधा चल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है उन्हें माइनस कर दो, जो इनकम इंक्लूड नहीं की थी उसे ऐड कर दो, बस। बट आपको ऑलरेडी अगर नेट प्रॉफिट दिया है, दैट मींस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ हो चुके हैं, जो होने तो डिसअलाउ चाहिए थे, तो डिसअलाउ करना है तो उसे ऐड बैक करो, और जो इनकम इंक्लूड हो चुकी है लेकिन इनकम इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी उसको यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना होगा। अब इनकम कौन सी हो सकती है, एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं, तो इतना सारा पढ़ने की जगह द क्रक्स इज कौन कौन सी इनकम अलाउ है। आपकी ऑपरेटिंग इनकम, किसी भी तरह की ऑपरेटिंग इनकम अलाउड है, सब्सिडी अलाउ है, दो चीजें अलाउड है। इसके अलावा बिजनेस से जो इनकम रिलेट नहीं करती, जैसे शेयर प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम, फोरफीट किया आपने शेयर्स को तो प्रॉफिट ऑन फोरफीटेड शेयर्स, कैपिटल प्रॉफिट ये बिजनेस का नहीं होता तो मैं बोल सकती हूँ पीएफसी। पीएफसी प्रीमियम हो गया आपका शेयर एंड डिबेंचर का,
प्रॉफिट हो गया आपका फोरफिटेड शेयर्स का, एंड कैपिटल प्रॉफिट, ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, हटाओ, क्योंकि ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, डायरेक्ट इनकम नहीं है। देन एक्सपेंस कौन कौन से अलाउ होंगे? बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस ही आपके क्या होंगे? अलाउ होंगे। तो बोलता है इंटरेस्ट अगर आपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन का दिया है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो लोन चलेगा, एक्चुअली रिपेयर हुआ है। इन शॉर्ट बोले कि यहाँ पे सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं कह सकती हूँ, बिजनेस वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे। नाउ लेट्स सी रेवेन्यू कौन कौन से हैं। क्या इंटरेस्ट, अगर आप किसी भी लोन के लिए इंटरेस्ट देते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यस, एंड आई एम प्रिज्यूमिंग दैट ये सारे की सारी चीजें जो लोन है बिजनेस पर्पस के लिए। एक्चुअल रिपेयर ये क्या है? रेवेन्यू है। कॉन्ट्रीब्यूशन 181 रेवेन्यू। एबनॉर्मल टैक्स, देन आपका आ गया B3 दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोनस, बेड डेट्स। B3 क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोनस, बेड डेट्स। इंश्योरेंस, देन डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्टर सिटिंग फीस। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे आप IRCT, IRCT, ठीक है। IRCT ने क्या की? बिडिंग की। तो IRCT ने क्या की? बिडिंग की। तो इसको कैसे देखेंगे? I से क्या आता है आपका? इंटरेस्ट, ठीक है। देन R से आपका रिपेयर, C से कॉन्ट्रीब्यूशन, T से एबनॉर्मल टैक्स। B3 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोनस, बेड डेट्स। I फॉर इंश्योरेंस एंड D फॉर डायरेक्टर सिटिंग फीस। D फॉर डायरेक्टर सिटिंग फीस, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ के लिए आपका हो जाएगा IRCT बिड कर रहा है B to the power 3 देन D to the power 2। तो I से हमने क्या पढ़ा? अभी I से हमने पढ़ा है आपका इंटरेस्ट, R से रिपेयर, C से कॉन्ट्रीब्यूशन 181 का, T से क्या होगा हमारा? T फॉर एबनॉर्मल टैक्स, B फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोनस एंड आपका साथ में होगा बेड डेट्स, I फॉर इंश्योरेंस, D फॉर डेप्रिसिएशन, D फॉर डायरेक्टर सिटिंग फीस। ठीक है, तो ये सारे अलाउ हो जाएंगे। देन क्या डिसअलाउ होगा? डिसअलाउ होगा आपको टीवीसी डिसअलाउ होगा, कैपिटल लॉसेस, वॉलंटरी कंपनसेशन, देन नॉर्मल इनकम टैक्स डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पे जो डिसअलाउ है, नॉर्मल डिसअलाउ है, वॉलंटरी क्या है आपको? इसके एक्सपेंसेस, वॉलंटरी एक्सपेंसेस आपके क्या है? डिसअलाउ है। कैपिटल लॉस तो वैसे ही डिसअलाउ है। तो यहाँ पे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दिया, उसमें क्या अलाउ करना है, क्या नहीं अलाउ करना है, ये देखते वक्त यू शुड रिमेंबर दिस निमोनिक्स कि ऑपरेटिंग इनकम सब्सिडी अलाउड है, PFC इनकम में डिसअलाउ है, IRCT बिड ये कहाँ पे अलाउ है? एक्सपेंसेस में, एंड TVC आर डिसअलाउड इन एक्सपेंसेस। तो इससे आपको 198 का क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके मिल जाएगा। नाउ जैसे ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, आप 197 का परसेंटेज लगाएंगे एंड यू विल गेट द मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अब शेड्यूल 5 पे वापस आते हैं। अब शेड्यूल 5 ने जो चीजें बोली है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर विद इन हाफ एन आवर। यहाँ पे अब ये चीजें हम वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलता है क्या कि अगर रेम्युनरेशन आप पे कर रहे हो एंड यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, हमने कहा 197 पे जाओ। फिर अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो 197 ने बोला शेड्यूल नंबर 5 पे जाओ। शेड्यूल 5 में हमने पढ़ा कि रेम्युनरेशन इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड होता है, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या नहीं होगी, वो देखा था हमने। देन स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा अगर इससे ज्यादा आप पे करना चाहते हो। फिर पे तभी करोगे जब हमने कहा था कि वो पर्सन की क्वालिफिकेशन होगी, वो पर्सन के पास डिग्री होगी, रिलेटेड नहीं होगा, होल्डिंग नहीं होगी, तभी पे कर पाओगे। अगर सपोज करो ये जो पर्सन है 1 साल से कम रहा, क्योंकि ये रेम्युनरेशन फॉर 1 ईयर है, तो प्रोपोर्शनेट रेम्युनरेशन हमको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ वही प्रोफेशनल कैपेसिटी, इसकी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए कंपनी सब्सिडरी में पिछले 2 सालों में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में होल्ड करा है सिर्फ 0.5%, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, इसके पास क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन कंप्लाई होती है तो कंडीशन फॉर
पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर शेड्यूल 2 तब होगा जब ए एंड बी आइटम दोनों आप कंप्लाई कर दोगे। तो बोलता है अगर आइटम ए आइटम बी की जो लिमिट्स है, जो चीजें देके रखी है, कंप्लाई होती है, अप्लाई होती है, तो अब क्या होगा, रेम्यूनरेशन बोर्ड रेजोल्यूशन से अप्रूव होगा, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी से अप्रूव किया जाएगा अगर आपके यहाँ पे सेक्शन 178(1) के अकॉर्डिंग नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है। और अगर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं है तो ये अप्रूवल का जिम्मा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होगा। लेकिन इन्हें पे करते वक्त याद रखना, कोई भी डिफॉल्ट बैंक वगैरह पीएफआई को देते वक्त नहीं होना चाहिए, और अगर डिफॉल्ट हुआ है तो पहले उनसे परमिशन लो। ठीक है। अब इस केस में जब आप ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 3 इयर्स। मतलब आप जो इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका क्या आ रहा है, रेम्यूनरेशन देने को आ रहा है, उससे एक्सेस में रेम्यूनरेशन देना चाहते हो तो क्या बोला था, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। तो ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन है इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, 3 इयर्स। और जहां जहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, लाइक प्रोफेशनल नहीं है वो, या फिर डिग्री नहीं है, ये चीजें भी हमने देखी, रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को अगर आप अपॉइंट करना ही चाहते हो तो करो। लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है वो कितना होगा, 3 साल तक वैलिड। ऐसे लोगों को रेम्यूनरेशन लैक ऑफ प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट है, दे रहे हो तो दे दो, लेकिन फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। देन हर एक शेयर होल्डर को स्टेटमेंट टू ऑल द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये सारी, ये की हमने अप्रूवल ली है, इतना इतना रेम्यूनरेशन दे रहे, ये सारी चीजें क्या होंगी, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ ये नोटिस भी ये पूरा स्टेटमेंट जाएगा कि किसको कितना दे रहे हैं, कहाँ से अप्रूवल लिया, एक एक चीज जाती है। फिर अब बोलते हैं कि रेम्यूनरेशन बाय द कंपनी, कंपनी क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है जब प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। कुछ ऐसे सरकमस्टेंस दे रहे हैं, क्या बोलते हैं कि ये 5 केसेस में कंपनी चाहे तो जितना शेड्यूल 2 ने बोला है कि 84 लाख, 60 लाख, 120 लाख, ऐसे आपको इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन लिमिट दी है, तो बोलता है कि इन सर्टेन स्पेशल केसेस, जो ये 5 केसेस है, इसमें कंपनी चाहे तो ज्यादा भी दे सकती है रेम्यूनरेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी, अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां पे वेयर सम अदर कंपनी इन्वॉल्व, कोई और कंपनी इन्वॉल्व है, मतलब ये डायरेक्टर है, एक और कंपनी इन्वॉल्व है, तो बोलते हैं एक्सेस रेम्यूनरेशन वो दूसरी कंपनी पे कर रही है। तो बोलते हैं कि अगर इस डायरेक्टर को 2 कंपनी से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो ये जो दूसरी कंपनी है अगर एक्सेस रेम्यूनरेशन देती है, और ये दूसरी कंपनी फॉरेन कंपनी है, और उसने अपने शेयर होल्डर्स से क्या लिया है, अप्रूवल लिया है जनरल मीटिंग में, तो ये दूसरी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है और उसने अप्रूवल शेयर होल्डर से ले लिया है जनरल मीटिंग में। तो फिर से पढ़ रही हूं मैं, excess remuneration paid by the foreign company excess remuneration पे कर रही है and has approval of shareholders in general meeting of such payment, अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल है तो ऑल्दो ये लिमिट से ज्यादा अगर पे करते हैं, कौन, हमारी कंपनी, चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई हमको उसे रिटेन करके रखना है। जब फॉरेन कंपनी, बाहर के लोग उसको एक्सेस रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ बात है, तो हमें भी देते वक्त क्या है, एक्सेस दे सकते हैं, या कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कंडीशन ये है, ये दूसरी कंपनी उसे 197 के अंदर का मैनेजर रेम्यूनरेशन मानेगी तब ही। तो उसका मिला के, हमारा मिला के अगर एक्सेस भी होता है चलेगा, तो टोटल रेम्यूनरेशन अदर कंपनी का विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ 197 की लिमिट में अगर होगा, मतलब दोनों का मिला के अगर हम एक्सेस जा रहे चलेगा, ठीक है, दूसरी कंपनी से उसको फॉरेन कंपनी से रेम्यूनरेशन मिल रहा है चलेगा, तो बोलता है बस टोटल रेम्यूनरेशन 197 के अकॉर्डिंग ये कंपनी पे करेगी फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी जो 197 के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन पे कर रही है वो उस 197 की लिमिट में होगा। तो हम एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि जब फॉरेन कंपनी रेम्यूनरेशन दे रही है, मुझे उस पर्सन को रिटेन करना है, तो हम दे सकते हैं। ऐसे मिला जुला करके अगर ये एक्सेस में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर
नई कंपनी है, सर्कमस्टेंस 2 बोलता है अभी नई नई कंपनी आई है, 7 साल तक इसको देने दो ज्यादा रेम्यूनरेशन, क्योंकि अभी इससे नया एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है और नई कंपनी में रिस्क होता है, तो कोई भी डायरेक्टर आएगा, मैनेजर पर्सनल आएगा, वो ज्यादा ही रेम्यूनरेशन चाहेगा। तो 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेस में अगर पे करिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट या नो प्रॉफिट के कंडीशन में। थर्ड बोलता है ये सिक कंपनी है, जो कंपनी आपको पता होगा जिसके लॉसेस ज्यादा हैं, प्रॉफिट कम है, तो सिक कंपनी है। या फिर रिवाइवल रिहैबिलिटेशन स्कीम जो है, रिवाइवल रिहैबिलिटेशन स्कीम जो BIFR ने पास किया है, बोर्ड ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो BIFR जो है इसका एक बार फुल फॉर्म मुझे पूरा देखना होगा, लिटिल बिट आई एम कंफ्यूज्ड, तो ये देख के मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूंगी, माइट बी आई एम रॉन्ग, बोर्ड ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है शायद तक, माइट बी आई एम रॉन्ग। तो कंपनी जो है, अगर कंपनी का जो स्कीम पास किया है BIFR ने किया है या फिर ये खुद सिक कंपनी है, इनके पास तो वैसे ही एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होंगे, बट लोगों को रोक के रखना, ज्यादा देना चाहते हैं तो दे लो। बोलता है ये रेम्यूनरेशन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेंशन, ये जो स्कीम है ना, स्कीम सेंशन से 5 साल तक ज्यादा दे सकते हो। फिर NCLT ने फिक्स किया रेम्यूनरेशन, फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते, NCLT आई, BIFR ने खुद ने रेम्यूनरेशन फिक्स किया, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात पूरी क्या चल रही है, 5 सर्कमस्टेंस वो है जब आपके पास प्रॉफिट या तो है ही नहीं या फिर इनएडिक्वेट क्या है, आपके पास प्रॉफिट है। तो इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में कंपल्स आपके लिए हो जाएगा कि अगर ये 5 केसेस हैं तो आप एक्सेस रेम्यूनरेशन पे करो, तो अप्रूवल भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, यहाँ पे बोलता है अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है और ये रेम्यूनरेशन प्लान अप्रूव होने के 5 साल का अगर आप पे कर रहे हो तो 5 साल तक वैलिड है। अगर कंपनी एक्सेस रेम्यूनरेशन पे करना चाहती है तो ये 5 सर्कमस्टेंस में वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन एडिशन टू सेक्शन 2 इफेक्टिव कैपिटल बताता है कि इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग जो रेम्यूनरेशन आना है उससे ऊपर अगर आप पे करते हो तो इन 5 कंडीशन में यू कैन पे। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, जो सर्कमस्टेंस 1 पढ़ा था कि ये जो दूसरी कंपनी है, तो बोलता है द मैनेजर पर्सन इज नॉट रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम अदर कंपनी, ऐसे तो बोलते दूसरी कंपनी से रिसीव मत करना, लेकिन हाँ अगर दूसरी कंपनी फॉरेन कंपनी है और वो 197 के अकॉर्डिंग ही पे कर रही है, वो क्या है, दूसरी कंपनी फॉरेन कंपनी है और वो 197 के अकॉर्डिंग ही क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, एज वेल एज जो एक्सेस उसका एक्सेस में नहीं जाता, हम क्या कर रहे हैं, मिला जुला के दे रहे हैं, तो अगर एक्सेस में जाता है तो पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ बोलते हैं ऑडिटर या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होगा, उसे सर्टिफाई करना होगा कि सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड टीम लीडर हैज स्टेटेड इन राइटिंग that they have no objection for appointment and quantum of remuneration of such managerial personnel। जिस पर्सन को एक्सिस रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हमारी तरफ से क्या हो रहा है, एक्सिस रेम्यूनरेशन, अरे समझो भाई, फॉरेन कंपनी अगर उसको रेम्यूनरेशन दे रही है तो हमको तो ज्यादा देना, ओवर अबाउट द लिमिट देना जरूरी है, क्योंकि वो लोग दे रहे हैं, कहीं हमको इस पर्सन को रिटेन करके रखना है, तो हम 11%, 10%, 5% इन सबसे ज्यादा देना ही चाहेंगे। तो बोलता है अगर सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर एग्री करते हैं राइटिंग में कि हमको ऐसे पर्सन के ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो अपॉइंट हो, तभी आप क्या कर पाओगे, दे पाओगे, और ये सर्टिफाई करेगा आपका ऑडिटर, और ये सर्टिफिकेट रिटर्न के साथ फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि इन सब, देखो सीधी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फॉरेन कंपनी अगर किसी को ज्यादा रेम्यूनरेशन देती है तो यहाँ पे हमें इस बंदे को हमारे यहाँ रिटेन करने के लिए एक्सेस देना पड़ेगा, शर्त ये कि ये फॉरेन कंपनी का रेम्यूनरेशन 197 में ही काउंट होगा। ठीक है, और ये एक्सेस में नहीं दे रही, हम इसे एक्सेस में दे रहे, तो हमारा एक्सेस में देना चलेगा अगर ये इसको क्या करती है, रेम्यूनरेशन देती है, क्योंकि हम इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। देन कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो आपके मैनेजरल रेम्यूनरेशन में कतई इंक्लूड नहीं होंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर अपॉइंटमेंट एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन।
बोलता है कि कुछ चीजें हैं आप इंक्लूड नहीं करेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप रेम्यूनरेशन पे करो, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग करो या 2 बोलता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, 3 बोलता है ये सारे कंडीशन जब आप दे दोगे हमको कोई दुख नहीं होगा। तो बोलता है इस कंडीशन में अगर आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है इंक्लूड होगा, लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तब ये परक्यूसिट्स इंक्लूड नहीं होंगे। ध्यान से, अगर आपके पास 2 और 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तब पे कर रहे हो, तब ये इंक्लूड नहीं होंगे परक्यूसिट्स। लेकिन अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तब आप पे कर रहे हो, तब ये परक्यूसिट्स आपके इंक्लूड होंगे। तो बोलता है आप पे कर रहे हो, पे भी करोगे लेकिन हम शेड्यूल सेक्शन 2-3 में से काउंट नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, सुपरएन्युएशन फंड का कंट्रीब्यूशन, एन्युटी फंड का कंट्रीब्यूशन, उतना कंट्रीब्यूशन जो इनकम टैक्स एक्ट में जितना एग्जेम्प्ट है। तो इनकम टैक्स एक्ट जितना एग्जेम्प्ट करता है भले ही आप कंट्रीब्यूट करो, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट है। देन ग्रेच्युटी पे करो, कितनी? हाफ मंथ सैलरी। सबसे पहले सैलरी चेक करनी होगी, मंथली सैलरी का 50% करो, मतलब हाफ करो। हाफ मंथ सैलरी ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल, सपोज 24 ईयर्स कंप्लीट किए तो इनटू 24, तो आप ग्रेच्युटी इतनी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब हाफ वाली ग्रेच्युटी आपकी क्या नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी, हाफ ऑफ द सैलरी। तो बाकी का बचा हाफ क्या होगा, बाकी का बचा हाफ इंक्लूड होगा, सिर्फ आधा इंक्लूड नहीं करना है। लीव एनकैशमेंट एट द एंड ऑफ टेन्योर, आपका टेन्योर खत्म होने के बाद लीव एनकैशमेंट अगर आपको मिल रहा है इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन मैम ड्यूरिंग टेन्योर है तो तब इंक्लूड होगा। तो वर्ड पे ध्यान दो। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस, अगर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, पर मंथ 12,000 रुपए अगर आपको पर चाइल्ड के लिए मिलता है या एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। तो बोलता है आप चाहे इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, आपके लिए 12,000 रुपए पर मंथ क्या मिलेगा, या फिर एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर, 2 चिल्ड्रन के लिए आपको मिल सकता है। तो एजुकेशन अलाउंस किसके लिए है, 2 चिल्ड्रंस के लिए। फिर बोलता है हॉलीडे पैकेज, हॉलीडे, अब इसमें भी एक चीज देखो, यहाँ पे इन्होंने दिए कितने मुझे, 14,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अभी मैं मंथली ले रही हूँ उसको, पूरा ओवरऑल इंटू 12 करके नहीं देख रही। एक्चुअल एक्सपेंसेस का कितना हुआ, 10,000, तो 10,000 तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, बट बचा हुआ 4,000, हाँ वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा। फिर हॉलीडे पैकेज पे आते हैं, तो हॉलीडे पैकेज फॉर स्टडिंग और फैमिली स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, आप या तो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आपकी फैमिली इंडिया के बाहर है, तो बोलते हैं अगर साल में एक बार इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते चलेगा, और साल में 2 साल में एक बार फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते उतना चल जाएगा, तो उतना हम रेम्यूनरेशन इंक्लूड नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ओके पर ईयर, बट अगर आपका क्या है फर्स्ट क्लास तो 2 इयर्स। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, खुद या खुद की फैमिली के लिए, फैमिली में डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं, डिपेंडेंट स्पाउस आता है, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। स्पाउस, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर इनके लिए लीव ट्रैवल कंसेशन लिया है, ठीक है, तो बोलते हैं वेयर लीव स्पेंड इन इंडिया, इंडिया में लीव स्पेंड इन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये लिखा है कि या तो वो खुद या तो फैमिली, ठीक है, वो या वो उसकी फैमिली, उसको क्या मिला है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिला है। तो लीव ट्रैवल कंसेशन इंडिया में उसको लीव एंजॉय नहीं करनी, अपनी HC's होम कंट्री, होम कंट्री में उसको क्या करना है, अपनी लीव्स एंजॉय करनी है। अगर वो ऐसा करता है तो ये भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो हमने पूरे चैप्टर के फ्लो में KMP कौन है, KMP किन को अपॉइंट करना है, मल्टीपल अपॉइंटमेंट, देन अपॉइंटमेंट की प्रोसेस 196, देन 196 के बाद रेम्यूनरेशन क्या होगा 197, देन 198 बताता है कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होना। फिर हम अब पूरा शेड्यूल 5 कर चुके हैं जो ये बताता है कि कब कब
क्या होगा, आपको परक्यूसिट्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से केसेस इसमें अगर आप इनएडिक्वेट प्रॉफिट रखते हो फिर भी एक्सेस रेम्युनरेशन पे करोगे तब भी चल जाएगा। तो दिस आर द पॉइंटर्स यू हैव टू क्रिएट ऑन द स्टिकी नोट्स कि हम ओवरऑल चैप्टर में इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन अब रेम्युनरेशन से लिंक एक और सेक्शन है, सेक्शन 200। ये बोलता है कि जब भी प्रॉफिट नहीं होगा या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा और आप रेम्युनरेशन फिक्स कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं है या फिर कम प्रॉफिट और रेम्युनरेशन फिक्स कर रहे हो, तो क्या चीजों का ध्यान रखोगे? उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कंपनी की पोजीशन, और दूसरी बोलता है रेम्युनरेशन कमीशन ड्रॉन इन अदर कैपेसिटी या अदर कंपनी, दूसरी कंपनी से भाई साहब को कितना मिल रहा है या अदर कैपेसिटी में उन्हें हमारे यहाँ से कितना मिल रहा है, जैसे ईसॉप दूसरी कंपनी के, सिक्योरिटी। तो बोलते इन सब चीजों को आपको क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा। तो जब भी प्रॉफिट नहीं है या कम प्रॉफिट है और आप रेम्युनरेशन फिक्स कर रहे हो तो कंपनी की पोजीशन, सामने वाले की सूझबूझ मतलब प्रोफेशन देखो, फिर उसको दूसरी जगह से कितना मिलता है, हमने उसे वहां से कम दिया तो वो वहीं जाएगा। देन अदर कैपेसिटी, कमीशन ड्रॉन इन अदर कैपेसिटी, किसी और कैपेसिटी में हमारे यहाँ से अगर कुछ वो ले रहा है, अदर कैपेसिटी मतलब उसका जो काम है उससे हटके वो कोई और काम करके दे रहा है तो उसके लिए उसको क्या मिल रहा है। हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी का लास्ट 3 साल का देखो एंड कंपेयर करो डायरेक्टर्स का क्या रेम्युनरेशन है, डायरेक्टर का एम्प्लॉय के साथ क्या रेम्युनरेशन है, दोनों को कंपेयर करो कि इन शॉर्ट इनएडिक्वेट या नो प्रॉफिट की कंडीशन में आप उसे कितना दे सकते हो। सही है ना, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं देखूंगी ना, दो डायरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन, डायरेक्टर एम्प्लॉय के बीच में कंपैरिजन, फिर उसके बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, फिर हमारी फाइनेंशियल के सामने उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका नॉलेज कितना है, और दूसरी कंपनी से उसे क्या क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें कंसिडर करके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो 198 वी हैव ऑलरेडी डन, 197 वी हैव ऑलरेडी डन, मोड ऑफ पेमेंट हमने कर लिया, एंड दिस चैप्टर मस्ट बी रेड लाइक दिस ओनली। अब इजी इजी सी चीजें हैं। क्या बोलता है कि एक और नया क्लस्टर जिसमें बोला है अब जा रहा है पर्सन ना, हमारे यहाँ से जा रहा है, चाहे हम निकाले या किसी रीजन से जा रहा है, तो बोलते हैं कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस और रिटायरमेंट, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और रिटायरमेंट। जस्ट बिकॉज क्या हो गया, भाई साहब का रिटायरमेंट हुआ है या फिर उनको ऑफिस से वो निकाले जा रहे हैं, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनको ही लॉस ऑफ ऑफिस पे पेमेंट होगी और किसी डायरेक्टर को नहीं। तो सिर्फ लॉस ऑफ पेमेंट किसको होता है, अदर डायरेक्टर को। इट इज नॉट एट ऑल फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। बोलता है लेकिन इनको भी नहीं मिलेगा कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस अगर सबसे पहले वाइंडिंग अप कंपनी का करवाया जा रहा है एनसीएलटी के थ्रू, या फिर खुद कंपनी स्वयं जाके बोलती है मेरा वाइंडिंग अप कर दो, क्योंकि नेग्लिजेंस इस डायरेक्टर का ही था जिसके कारण आज हम इस पोजीशन पे है कि हमारी कंपनी का वाइंड अप होगा। तो फिर किस बात का कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस, तुमने तो हमारा बिजनेस का ही लॉस करवा दिया, तो लॉस ऑफ ऑफिस नहीं होगा। जब वाइंडिंग अप एनसीएलटी करा रहा है या तुम खुद वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने जा रहे हो ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का ऑफिस 167 में क्यों वेकेंट हुआ है, क्योंकि भाई साहब ने फ्रॉड किया है, कुछ भी गलत काम कंपनी में, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी में किया है, कोई भी गलत काम उसने क्या किया है, या तो अपनी कंपनी या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में रहने दो, तुम्हें लॉस ऑफ ऑफिस का कुछ नहीं मिलेगा। या फिर डायरेक्टर खुद रिजाइन करता है, यहाँ कंपनी बंद हो रही है या डायरेक्टर का वैकेंसी है, या डायरेक्टर खुद छोड़ के जा रहा है क्योंकि अमेलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का हुआ है, कंपनी जो नई कंपनी आई है उसमें भी उसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर की पोजीशन मिली थी, रिकंस्ट्रक्टेड या न्यू कंपनी में भी उसको ये पोजीशन मिली थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वॉलंटरी रेजिग्नेशन कर दिया है, रिजाइन करा है, तब भी उसे क्या नहीं मिलेगा, कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। अब अगर कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस मिलता भी है, कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस अगर मिलता है, तो कितना रेम्युनरेशन मैक्स आप पे करेंगे। तो बोलता है बचे हुए टाइम, सपोज करो 5 साल के लिए तो ये अपॉइंट होते, 2 साल में इनको हटा दिया गया, ये खुद रिजाइन हो गए या फिर वाइंडिंग अप हो रहा है, तो बोलता है बचे हुए टाइम में वो कितना अर्न करता।
वुड हैव अर्न इन द रिमेनिंग टेन्योर, बचे हुए टाइम में वो कितना अर्न करता। अब ये बचे हुए टाइम में वो कितना अर्न करता है ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे पिछले 3 साल का या शॉर्टर पीरियड का एवरेज रेम्यूनरेशन। पिछले 3 साल का या शॉर्ट पीरियड का एवरेज रेम्यूनरेशन निकालो और एवरेज रेम्यूनरेशन से फिर क्या करो, उसका बचा हुआ टेन्योर तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैम सपोज करो बचा हुआ टेन्योर जो है भाई साहब का वो 4 साल है, 1 साल में ही रफा दफा हो गया, तो बोलते 3 जितना टाइम बचा, या 3 साल विच एवर इज लेस, 3 साल बचे या फिर जितना टाइम बचा, तो विच एवर इज लेस लेना है। इसका मतलब मैं इसको नहीं लूंगी, मैं किसको लूंगी, 3 को लूंगी। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पिछले 3 साल के एवरेज रेम्यूनरेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है, या फिर शॉर्टर पीरियड है तो। इसको भी हम करते हैं। यहाँ पे बोलता है कि अब कैसे कैलकुलेशन होगा, जैसे यहाँ दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, ये 5 साल का रेम्यूनरेशन है, इन्हें हमने हटा दिया 2 साल के अंदर, मतलब अगले 3 साल ये रहने वाले हैं, और इन दोनों का एवरेज देखना होगा, राइट। हमें पिछले जहां उसने काम किया उसका एवरेज देखना है रेम्यूनरेशन का, और मल्टीप्लाई करना है टेन्योर उसका जितना बचा है। तो ये हो गया एवरेज, टेन्योर बचा है 3 साल, ये हो गया इसको मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। बट मैम 1 साल में निकाल दिया, 4 साल बचे, तो अब आपको 4 साल नहीं सिर्फ 3 साल लेने, और 3 साल कहाँ से, जब से वो निकले उससे पहले के 3 साल, तो इसका एवरेज इनटू बचा हुआ टाइम दैट इज 1 ईयर, ये उसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रेम्यूनरेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम 2 साल 7 महीने में रिमूव किया, तो 2 इयर्स का रेम्यूनरेशन ये है, एंड 7 मंथ्स का आप रेम्यूनरेशन निकाल के एवरेज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज सम एग्जाम्पल दैट यू कैन सी। फिर बोलता है कि कभी मैम ऐसा हुआ क्या कि ज्यादा पेमेंट हो गई, किस चीज की ज्यादा पेमेंट हो गई, मैनेजरल रेम्यूनरेशन की। ये ज्यादा पेमेंट कब पता चल रही हुई है कि जब आगे चल के पुराने रिकॉर्ड्स को खोला गया, प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, तो देखा इसने तो फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस किया है, और फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस के चलते ये पता चला कि वो पहले जो रेम्यूनरेशन है इनसे रिकवर करो। फ्रॉड के केस में हम थोड़ी ना देंगे, नॉन कंप्लायंस किया तब थोड़ी ना देंगे। तो रिकवरी हो सकती है किसी भी मैनेजरल रेम्यूनरेशन की जो पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉय को, पास्ट या प्रेजेंट की केएमपी को ज्यादा पे हो रहा है। हमने प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के देखा, पता चला यार ये तो ज्यादा पेमेंट हो गया, इसका तो फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस है। तो चाहे प्रेजेंट में हो या नहीं वो हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, कोई भी नाम हो, केएमपी है इन शॉर्ट, तो एक तो उसको क्या करना होगा, ये पैसा रिटर्न करना होगा, एंड 447 का उसको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी। कितने की, 447 की उसको क्या लगेगी, पेनल्टी। So this complete your entire chapter for managerial remuneration। बस एक चीज और बोलिए, एक और केस है जहां कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। अगर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो चुका है, बिफोर डेट ऑफ सीजेशन इज ऑफिस, उसका ऑफिस सीज हो उससे पहले, या फिर सीज होने के 12 महीने के अंदर, तुम्हारे जाने से पहले ही वाइंडिंग अप चालू हो गया, तुम चलेगा उसके 12 महीने के अंदर वाइंडिंग अप शुरू हुआ है, तो ये तो एक तरह से अगर डायरेक्टर है तो ये शेयर्स होल्ड करता है, तो ये तो कॉन्ट्रीब्यूटरी भी बनेगा। वहां पे भी तो हम 1 साल ही देखते, 12 महीने ही देखते। यहाँ 12 महीने क्यों लिखा है, क्योंकि जिस दिन क्या चालू हुआ, जिस दिन आपका वाइंडिंग अप चालू हुआ, ठीक है, तो बोलता है कि अगर वाइंडिंग अप कमेंस हो चुका है, तो जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जाने से कितना पहले, छोड़ के जाने के पहले अगर इसका वाइंडिंग अप शुरू हुआ है तो भी इसको क्या नहीं करना है, कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा, या फिर छोड़ के जाने के बाद 12 महीने के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तब भी नहीं मिलेगा। कब, अगर असेट सफिशिएंट नहीं है टू रीपे द शेयर कैपिटल प्रीमियम, उस केस में नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर ये रेम्युनरेशन हम इसलिए पे कर रहे हैं, ये कंपनसेशन, क्योंकि अदर कैपेसिटी में उसने काम किया, डायरेक्टर की कैपेसिटी नहीं है, अदर कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उस केस में तो अदर कैपेसिटी में तो हम उसको क्या करेंगे, बकायदा रेम्युनरेशन दे सकते हैं। सो फाइनली इट इज द कंप्लीशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। कंप्लीट इट थॉरोली।
अच्छे से कंप्लीट करो, इम्पोर्टेंट है। इस बार के लिए ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट 198 का क्वेश्चन आ चुका है, बट स्टिल नो चांसेस, एमसीक्यू भी है और ये ओवरऑल डायरेक्टर मीटिंग एंड योर रेम्यूनरेशन मिलके 20 मार्क्स का तो होता ही है। सो डोंट टेक अ चांस एंड डू दिस इन दिस लॉजिकल फ्लो। ओके, चलो